लाइव। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं इस प्यार भरी क्लास में। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी के सामने आ गया हूं आपके दिलों को छूने के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सारा बच्चा एक बार फटाफट से जुड़ जाए। सभी बच्चों का दिल से स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार, स्वागतम। कैसे हो मेरे भाई? आज हम आप सभी के साथ थोड़ा सा डीपर इन्वेस्टिगेशन पे जाने वाले हैं, यानी कि चीज़ों को समझने के लिए और गहरा उतरने वाले हैं। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, वर्ब परिवार में अब थोड़ी सी गहरी बातों पर हम आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे नन्हे भाइयों, आ जाओ। देखिए मेरे बच्चों, ये जो वर्ब है ना, इसका काम है एक्शन को बताना, है ना। लेकिन कभी कभी एक्शन को बताने के लिए हमें सहायता भी चाहिए होती है। सहायता का मतलब जो मदद कर दे, है कि नहीं। अब मदद करने वाली जो वर्ब्स हमारे सामने हैं भाइयों, उसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाइयों? उसी को हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है? जो मदद कर दे। क्या कर दे मेरे बच्चों? जो मदद कर दे। ठीक है ना, किस चीज की मदद कर दे? असली एक्शन की मदद कर दे। ठीक है ना। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब परिवार में अगर हम समझने का काम करते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है मेरे भाइयों? उसका नाम है प्राइमरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसको नाम में हम क्या रखते हैं बेटा? प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल मुख्य हैं, जिनके बगैर टेंस नहीं बन पाते हैं। तो वो कौन से, एक बार कमेंट्स में मुझे बताओ। पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। शाबाश। तो आप सभी भाइयों को बहुत अच्छे से याद होगा, ये हमारी वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा, और जो प्राइमरी हैं, ठीक है ना, यानी कि इनकी मदद से टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, है ना। और इसी के अगर रूप की बात हम करते हैं तो ये अपने आप में होती हैं बी, डू और हैव। ठीक है ना। हालांकि आज मैं इसको थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट आप लोगों के लिए करूंगा, आपके लिए और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करूंगा, ताकि इस मेहनत के आधार पर आप लोगों का एक अच्छा लेवल तैयार हो सके। ठीक है मेरे भाइयों, तो आओ पहले काम कर लेते हैं। प्राइमरी वर्ब्स के आधार पर मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, हम बात कर लेते हैं बी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे बेटा? बी के बारे में। ठीक है ना। तो बी के बारे में कुछ खूबसूरत बातों को धीरे धीरे समझते हुए हम चलते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब सारे बच्चे ध्यान देना मेरे भाइयों, ठीक है ना। चीज़ों को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझते चलेंगे, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे को लाइव क्लास बहुत स्लो लगती है तो वो बाद में क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखा करे, उससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ सकता है। ठीक है ना। ओके मेरे भाई, जब इस बी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं मेरे बच्चों, तो बी का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। ये बताने की कोशिश करता है किसी भी अवस्था के बारे में, है कि नहीं? ठीक है मेरे भाई। तो अगर बी के बारे में हम बात करते हैं तो ये अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी की फर्स्ट फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म और इसी की थर्ड फॉर्म का रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है बेटा? इज एम आर, है कि नहीं। इसी की सेकंड फॉर्म कौन सी है मेरे भाइयों? वॉज, वर। और इसी की थर्ड फॉर्म कौन सी है मेरे भाई? बीन। ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब इसको अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आप सभी के साथ मिलकर मैं समझने का काम करूंगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमें इज एम आर वॉज वर देखने को मिलती है तो मेरे नन्हे बच्चों, ये अपने आप में ही क्या होती है? मेन वर्ब। अपने आप में ही क्या होती है? मेन वर्ब। किस परिवार से निकलकर आई है ये खूबसूरत बात? ये निकलकर आई है लिंकिंग वर्ब के रूप से। ठीक है ना। इसी वजह से, लिंकिंग वर्ब की वजह से ही हम इसके बाद हमेशा लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखने का काम करते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आसान हो जाएगा दो चार उदाहरण से। ठीक है ना। ही इज अ डॉक्टर,
मैंने कहा शी इज हैप्पी, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस ही के बारे में बताया है वो क्या है, आप कहेंगे डॉक्टर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। शी के बारे में क्या बताया है, वो हैप्पी है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से समझ आता है कि जब भी ये हमारे पास सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए नज़र आते हैं तो ये बेसिकली कुछ और नहीं होते हैं, ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। ठीक है ना जी, हाँ कि नहीं। अब मेरे बच्चों इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर अगर इसको पास्ट में लेकर जाने चाहते हैं तो ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज हैप्पी, तो आप इसी को पास्ट टेंस की कंसीडरेशन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कि नहीं। अब मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ आती है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट के साथ हम इन्हीं को यूज करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जब इनके साथ हम लोग क्या चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आईएनजी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बोलो हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में ये बन जाती है क्या, हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो अब मेरे बच्चों ये किस चीज की मदद करती हैं भाई, बताओ। तो ये चीज मदद करती है कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का। ठीक है ना, मैंने आपको क्या कहा, कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारे सामने क्या बनाता है भाई, या तो सिंपल प्रेजेंट बना देता है, सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट भी बना सकता है, और यही अपने आप में सिंपल फ्यूचर भी बना सकता है। ठीक है जी, सिंपल है ये, इसके अंदर सिंपल एक्शंस के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है भाई, अब इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने कहूं रवि इज रीडिंग अ नॉवल, रवि एक नॉवल पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है काम, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक नॉवल पढ़ने का एक एक्शन हो रहा है। तो रवि के सामने बात करते हैं, सब्जेक्ट है, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, किसको मदद कर रहा है, इस मुख्य काम को, है ना, पढ़ने के काम को। और इस हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस के बारे में पता चलता है कि ये कौन से समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट। आईएनजी की वजह से ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर इस की जगह आप वॉज कर दोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, नॉट अ बिग डील, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब आती है बाबू तीसरी बातचीत। तीसरी बात क्या कहती है, सब्जेक्ट की जगह अगर हम लिख देते हैं किसको, नॉन डूअर को, सब्जेक्ट की जगह अगर हम लिख देते हैं किसको, नॉन डूअर को। नॉन डूअर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में कोई काम नहीं करता पर फिर भी बेचारे को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे मामले में हम इज एम आर वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख रहे हैं। ठीक है जी, और इसके साथ अगर हम थर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं तो मेरे बच्चों ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना, ये अपने आप में पैसिव वॉइस बना देता है। क्या बना देता है, पैसिव वॉइस बना देता है। क्या बना देता है बेटा, पैसिव वॉइस बना देता है। ठीक है, कभी कभी इसी की जगह मेरे नन्हे बच्चों हम लोगों को इन्हीं के साथ क्या देखने को मिल जाता है भाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म। तो आप कहेंगे तो कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया भाई, कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया। ठीक है ना, ये पैसिव किसका हो गया, ये भी पैसिव वॉइस हो गया, किसका, बीइंग के साथ आईएनजी जुड़ा है, आईएनजी होने का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया। अब थोड़ा सा उदाहरण से ये बात समझ आएगी। मैंने आपको कहा द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया था, बात समझ रहे, हाँ कि नहीं। अब एक छोटी सी और बात कहते हैं, जैसे मैंने अगर कहा द क्लास वॉज बीइंग टॉट, क्लास को पढ़ाया जा रहा था। अब बेटा क्लास अपने आप में सब्जेक्ट की जगह लिखा भले ही है, लेकिन हकीकत में नॉन डूअर है, क्योंकि क्लास पढ़ाने का काम नहीं कर रहा था। चोर अपने आप को अरेस्ट कराने का काम नहीं कर रहा था, चोर को अरेस्ट करने वाला कोई और है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, बोलो हाँ। तो ये अपने आप में पैसिव फ्रेम बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हमें ये समझ आया मेरे बच्चों, कहाँ पर ये अपने आप में मेन वर्ब और कहाँ पर ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब का काम चलाता है।
ठीक है। तो आज इसी तरीके की सारी वर्ब्स की जानकारी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने एक दूसरी वर्ब के बारे में समझता हूं, जिसका नाम, पहले चलो डू के बारे में बात करते हैं ना। ये जो डू है, डू भी गजब का ही शब्द है मेरे भाइयों। ठीक है, क्यों गजब का शब्द है? अलग अलग तरीके से ये काम करता है मेरे भाइयों, अलग अलग तरीके से ये काम करता है मेरे भाइयों। देखो, इस डू के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आती है क्या, ठीक है ना, इस डू को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सर ये अपने आप में प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है ना, ये अपने आप में मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। अब मैं दोनों के बारे में यहाँ आपके साथ एक एक करके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करता जाऊंगा मेरे भाई। देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को अगर देखने को मिलता है डू, या फिर मैंने कहा डज, या फिर मैंने कहा डिड, और इसी के ठीक बाद ऑब्जेक्ट अगर हमें देखने को मिलता है तो ये क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर अब इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अपने आप में कुछ और नहीं है, ये तो अपने आप में ही मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है करता है या करता था, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या निकल कर आता है, करता है, या फिर अगर मैं कहूं तो करता था। मेरी बात समझ रहे हैं? उदाहरण से ये चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने टेंस के नाम से भी चीजों को आराम से डिटेल में समझ लेना है, ठीक है। ब्राइटनेस कम कर देता हूं मेरे भाई। अब ठीक है मेरे भाई, फाइन। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं राज सुबह जल्दी उठता था, ठीक है रे, राज सुबह जल्दी उठता था। बात समझिए। तो मैं इसको अंग्रेजी में कैसे लिखूंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, दूसरा वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा एक छोटा सा वाक्य, ही डिड हिज वर्क, इसका मतलब उसने अपना काम किया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? उस इंसान ने अपना काम किया, जो भी काम उसने सोचा था उसने वो किया, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहता हूं आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम किया, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ कि नहीं। अब ये टेंस की कहानी है बेटा, कोई अलग से कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, टेंसेस में ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट के साथ अगर हम इसी डू, डज या डिड का अगर प्रयोग करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में। और बाबू इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट होम ऑफ वर्ब। क्या यूज करते हैं? फर्स्ट होम ऑफ वर्ब, ठीक है ना जी। अब ये जो हमारे सामने लिखा है मेरे भाई, ये अपने आप में क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, या फिर अगर मैं कहूं तो पास्ट का इंडेफिनिट। और इन्हीं के साथ यूज करते हैं हम मेन वर्ब, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट होम। क्या यूज करते हैं बेटा? मेन वर्ब, और वो भी क्या कहलाती है? वर्ब की फर्स्ट होम, ठीक है। ये अपने आप में मेन वर्ब परिवार का एक सदस्य होगा। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको कहा किरण डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, किरण एक गाना नहीं गाती। मैंने आपके सामने कहा अकबर डिड नॉट रूल ब्रिटेन, अकबर ने ब्रिटेन पे शासन नहीं किया, ठीक है जी। तो ये डिड, डू, डज, इन सभी के साथ हमेशा मेन वर्ब कौन सी आती है मेरे भाई? फर्स्ट होम आती है। टेंस की बातें बेटा कुछ अलग से नहीं है, बताना इसलिए यहाँ पड़ रहा है क्योंकि ये सभी की सभी चीजें किसके हिस्से में आ रही हैं? वर्ब बेसिक के हिस्से में आ रही हैं, तो बताने का फर्ज बनता है, ठीक है ना। आज ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड क्लास है आप लोगों की, वर्ब बेसिक को और विस्तार से समझने का एक आसान रास्ता आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर हम इसी में और थोड़ी सी कहानी को आगे लेकर चले, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर शुरुआत में हम सब्जेक्ट को लिखने का काम करते हैं, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये जानते ही हैं कि डू, डज या डिड अगर इसके साथ लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है ना जी, अगर डू, डज या डिड इसमें लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है, तो मेरे बच्चे इसके लिख देता हूं, डू, डज या डिड अगर लिखा हुआ नजर आता है और इसी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, तो नेगेटिव वगैरह सेंटेंस बनाने के लिए है। ये वाली सिचुएशन कहाँ काम आएगी? जब हमारे सामने सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर कैसा हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो,
ठीक है ना। तो डू डज के साथ हम V1 यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम डू डज के साथ V1 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका काम होता है अपनी बात पर जोर डालना। इसका काम होता है अपनी बात पर जोर डालना, है ना। इसका अर्थ निकल कर आता है क्या चीज, एम्फेसाइज करना। ठीक है भाई, तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे, अपनी बात पर जोर डालना। ठीक है जी। और जब जोर डालने का ये काम करता है तो जोर डालने के लिए क्या करता है, तो या फिर ही का भाव ये निकालता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे उदाहरण से समझने की काम करना, जैसे मैंने आपके सामने कहा शी डज वर्क हार्ड, तो इसकी हिंदी क्या निकल कर आएगी, वह कड़ी मेहनत करती तो है। वह इंसान कड़ी मेहनत करता तो है, जो भी इंसान है, हाँ कि नहीं। आपको अगर मैं कहता हूँ बेटा पढ़ा करो, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर मेहनत करता तो हूँ, रिवाइज करता तो हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई डू रिवाइज द क्लासेस, आई डू रिवाइज द क्लासेस एवरी डे। मैं प्रतिदिन क्लासेस को रिवाइज करता तो हूँ। ठीक है बच्चे, हाँ कि नहीं। अब मेरे बच्चों इसी डू परिवार से एक और कहानी सामने आती है, और वो कहानी आती है डू के साथ हम नोट को जोड़कर V1 आगे सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं। और ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है कायदे से इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। देखो डे 1 की क्लास में आप लोगों को इंपैरेटिव सेंटेंस बताया था, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। किसी को आदेश अगर हमें देना होता है नेगेटिव सेंस में, जैसे आपने किसी को कहा डू नॉट गो देयर, वहां नहीं जाना, ठीक है ना। आपने किसी को कहा डू नॉट स्मोक हेयर, यहां धूम्रपान नहीं करना। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं, सभी सेंटेंसेस को, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का भी यूज करते हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी इन्हीं को डू नॉट की बजाय हम नेवर से भी बना देते हैं। जैसे आपने किसी को कहा नेवर गो देयर, वहां कभी नहीं जाना। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं। डोंट शाउट ऑन मी, डोंट शाउट एट मी, ठीक है ना जी। तो ये नाम में क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम करता है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं। यहां लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना जी। आप इसी डू नोट को हटाकर इसी की जगह, ये देखो गणित में पढ़ते थे हमें ना, कॉन्ग्रुएंट सिंबल होता है, इसी की जगह नेवर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, नेवर के साथ भी तो वही बात होगी ना मेरे बच्चे, V1 लगा के सेंटेंस आगे लिख सकते हैं। करेक्ट होगा, हाँ कि नहीं। चलें आगे, बड़े आराम से सीखते चलो बेटा, जल्दबाजी की कोई भी बात नहीं है। अब मेरे बच्चों आपको सिखाता हूँ, इसका कौन सा स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब सिखा रहा हूँ इसी डू से रिलेटेड एक पांचवा स्ट्रक्चर। पांचवें स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, हाँ कि नहीं। अब देखो इसको बड़े प्यार से समझना, बोलचाल की भाषा में बहुत काम आता है ये। सेंटेंस की शुरुआत में डोंट हम लिखते हैं, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा हमने मेन वर्ब, और उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है ये मेरे भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मतलब हो गया मेरे भाई, आप कहेंगे सर ये अपने आप में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब जिसके अंदर यस या नो का आंसर हमें मिलता है। लेकिन अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में ही हम डोंट बोल दें, तो इसका भाव, इसका अर्थ, इसकी सेंस बदल जाती है। तो इसका जो भाव है, भाव का मतलब इसकी जो सेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सेंस कौन सी होती है बेटा इसकी, हमेशा पॉजिटिव सेंस होती है। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है, सामने वाले इंसान के सामने हम बोल भले ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। और कायदे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है जोर डालने वाला। जो आपने किसी के सामने कहा उस बात पर आपने अपनी तरफ से जोर डालने का काम किया है। जैसे ध्यान से समझना, मान लो आप किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, तो उस इंसान को आप अक्सर क्या कहते हैं, डोंट आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
तो सामने वाला पलट के जवाब यस या नो में नहीं देगा, वो समझ गया है कि आपने डोंट के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो इस बात का एग्जैक्टली सामने वाला क्या कहना चाहता है, आई डू लव यू, मैं आपसे प्यार करता तो हूं। समझ रहे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे। जैसे आपने किसी इंसान को कहा डोंट आई ट्रस्ट यू, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, आई डू ट्रस्ट यू। देखो वही वाला ढांचा बन गया जो हमने पीछे पढ़ा है, हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं डोंट योर पेरेंट्स वर्क हार्ड, तो इसका एग्जैक्टली मतलब यही निकल कर आ रहा है, योर पेरेंट्स डू वर्क हार्ड, आपके पेरेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, करते तो हैं। समझ रहे। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज याद दूं और मैंने कहा डजंट शी टेल अ लाई, एक बार इसका मतलब मुझे बताओ, डज शी नॉट टेल अ लाई, इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है, पढ़कर बताओ मुझे फर्क क्या है। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखो और मुझे इनके अंदर क्या फर्क होता है मेरे बच्चों, एक बार मुझे इन दोनों के बीच फर्क बताना। शाबाश। तो अब इन दोनों का मतलब समझने के लिए देखो बेटा, ये तो हमें समझ में आ ही गया है, ठीक है ना, इसका मतलब है जोर डालना। लेकिन अगर मैं आपको इसी बात के अलावा ये कह दूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब सामने हमारे सामने हो, हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने हो, उसके बाद सब्जेक्ट आगे नोट के साथ हमारे सामने मेन वर्ब हो, तो इसका आंसर तो सिंपल यस या नो में ही मिलेगा ना, क्योंकि तो क्लोज एंडेड है। डजंट शी टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका एग्जैक्टली मतलब हमें ये समझ में आ गया, शी डज टेल अ लाई, शी डज टेल अ लाई, यानी कि वो झूठ बोलती तो है। लेकिन डज शी नॉट टेल अ लाई, तो इसका तो जवाब आप सामने वाला क्या कहेगा, या तो यस या फिर नो, दोनों में फर्क इतना सा है। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलेंगे, ठीक है बाबू। ये बोलचाल की भाषा में अधिकतर यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। प्राइमरी ऑक्सिलरीज परिवार में अब हम चलते हैं आगे, एक और प्राइमरी ऑक्सिलरी से आपको मिलाता हूं, इसका नाम हैव है। ये हैव का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैव है मेरे भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमको मालूम है, इश्क मासूम है, ठीक है भाई। अब समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझेगा। देखो हैव अपने आप में कई सारे अर्थ हमें बताता है, ठीक है ना, हैव हमें कई सारे अर्थ बताता है, सारे अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इसका वर्ब की फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ठीक है जी। ये अपने आप में क्या है बेटा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे होगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने हैव ही है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्रेजेंट की ये हो गई, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी है, और यहां पर प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है। तो ये हमारे सामने इसके 5 रूप हैं, ये हमारे सामने इसके 5 रूप हैं, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब ये हमें कई सारे अर्थ बताता है, अब यहां लिखूंगा एक एक करके इनके आप लोगों के सामने अर्थ, ठीक है ना जी। अगर किसी भी सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें सीधा सीधा हैज हैव हैड देखने को मिले, तो ये कुछ और नहीं मेरे बच्चों, मेन वर्ब ही होती है, ठीक है जी। क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और इसके बाद अपन लिखने का काम करते हैं सीधा सीधा ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई। ये अपने आप में क्या होती है मेरे भाइयों, सीधी सीधी बताओ तो जाने, आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब होती है। अब ये जो मेन वर्ब हमारे सामने है ना, ये हमें क्या क्या बता सकती है, इस मेन वर्ब के जरिए हम क्या क्या आपको बता सकते हैं। ये किसी चीज पर अधिकार बता सकती है, हो सकता है किसी भी चीज से ये रिलेशन बताने का काम करें। ये टेंसेस में डिटेल में आपको समझ में आता है, ठीक है ना, पोजेशन हो गया, अधिकार हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है ना। आप किसी भी चीज की प्लानिंग भी हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं।
ओके भाई, आप कभी कभी इसी के जरिए हेल्थ भी बताने का काम करते हैं। हेल्थ का मतलब अपनी सेहत के बारे में। आपने कहा आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, यानी कि बाइक का अधिकार आपने बताया, ठीक है ना। आपने किसी लड़की को जाकर कहा हे बेब्स आई लाइक यू, सामने वाले ने पलट के कहा एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, हाँ कि नहीं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, रिश्ता बता दिया, है ना। सामान्यतः आप बोलचाल की भाषा में ये भी कह देते हैं ही हैज 3 कजन्स, उसके 3 कजन्स हैं, हाँ कि नहीं। किसी लेडी को देखकर आपने कहा शी हैज अ डॉटर, समझ रहे हैं। प्लान का मतलब, ठीक है ना, मैंने कहा दे अ मीटिंग, उनकी एक मीटिंग है, ठीक है जी। हेल्थ के बारे में बताना है, ठीक है ना, मैंने आपके सामने कहा शी हैज अ फीवर, उसको एक बुखार है भाई, समझ रहे हैं? अरे बोलो, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के और भी अर्थ होते हैं मेरे भाई, इसके और भी अर्थ होते हैं। किसी भी चीज को खाना, किसी भी चीज को पीना, किसी भी चीज को इंजॉय करना। कभी कभी किसी चीज को एंजॉय करने की सेंस में भी इनका हम यूज कर लेते हैं, उदाहरण से समझते चलेंगे, है ना। जैसे आपने कहा आई हैड अ पिज्जा यस्टरडे, तो भाई कल एक पिज्जा खाया था, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्रिंक की अगर बात करते हैं, मैंने कहा दे हैव जस्ट हैड अ कप ऑफ टी, या अ कप ऑफ टी की जगह सीधा टी लिख दो, वो भी बात कर जाएगा। अभी अभी हमने चाय पी है, हाँ कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इंजॉय करने की बात अगर हम करते हैं, मैंने अगर आपके सामने कहा द न्यूली मैरिड कपल, द न्यूली मैरिड कपल हैड अ नाइस टाइम इन गोवा, गोवा में खूब मजे किए भाई, नया नया बिहा हुआ है, तो भाई अपना एंजॉय करेंगे भाई, शादी को एंजॉय करेंगे, और तो का ही करेंगे भैया, है कि नहीं। तुम भी तनिक पढ़ लो भाई, ठीक है भाई, तुम्हारा भी जीवन आनंद में बीतेगा भाई, ठीक है। तो ये मेन वर्ब की तरह इतने सारे अर्थ बनाने का काम करता है। अब मेरे बच्चों यहीं से थोड़ा आगे हम चलें, है ना। अब यहीं से दूसरा पॉइंट समझ आता है, अगर किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट में हम लोगों को हैज हैव या हैड के बाद, हैज हैव या हेड के बाद थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिले, तो नेचुरली ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, ये मेन वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में ये हमारे सामने प्रेजेंट का, या फिर मैं अगर आपको कहूँ पास्ट का परफेक्ट टेंस बना देती है, तो इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है भाई, है ना। उदाहरण के लिए समझने का काम कर लीजिए, एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा राखी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, राखी ने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया, ठीक है ना जी, फाइन, मेरी बात समझ रहे हैं। आई हैव पेड द बिल, मैंने बिल अदा कर लिया है, तो ये काम अपने आप में क्या है, हो चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि नहीं, ये भी हो चुका अपने आप में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये एक्शन जो अपने आप में पूरा हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, करेक्ट है मेरे भाई। शाबाश, समझे आप बातों को, कोई दिक्कत तो नहीं। दिल का दरिया, अब देखो यहीं से पैसिव बनाने की फीलिंग्स भी आपके अंदर आ गई हैं, और पैसिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट की जगह हमें लिखा हुआ नजर आता है क्या, नॉन डूअर,
और इसके बाद हम इनमें से किसी को भी लिखते हैं हैज, हैव या हैड को, तो ये सब अपने आप में हेल्पिंग वर्ब बनती है। पैसिव बनाने के लिए हमने बीन इसके साथ जोड़ा, थर्ड फॉर्म, और ये हमारे सामने मेन वर्ब हो जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, द मैनेजर हैज बीन पेड अ पिंक स्लिप। किसी को नौकरी से निकाल देना कहलाता है टू पे अ पिंक स्लिप। ठीक है, इसका मतलब होता है टू पे अ पिंक स्लिप, किसी को, इंसान को नौकरी से निकालना। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं? तो ये अपने आप में बिल्कुल सामान्य सी बात है, हाँ कि नहीं? तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ यू हैव बीन informed about the meeting by them, पैसिव कंस्ट्रक्शंस हैं कि सामान्य में लिख भी देता हूँ बेटा, बीन लगा हुआ है तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस बनाने में। अब जब टेंस पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं तो बेटा ये समझ में आता है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ कि नहीं? अब यहां से मुझे आपको एक कदम आगे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास रिवीजन की क्लास है, ऐसा कोई खासा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्जेक्ट के साथ अगर हम, मेरे प्यारे भाइयों, अगर सब्जेक्ट के साथ हम किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ बात करते हैं तो हम जानते हैं मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, हाँ कि नहीं? बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं आपको कहूं शी कैन हेल्प यू, ठीक है ना, आपने कहा ईशा शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स, तो ये मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का आप यूज करते हैं, ये सामान्य बात है, हर किसी को पता है, इनका यूज हम पहले दिन की क्लास में भी समझे हैं। लेकिन मॉडल एक्सिलरीज को अगर हम पास्ट फॉर्मेट में लेकर जाना चाहें तो मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लगाकर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर इससे बताने की कोशिश करते हैं, क्या? इससे हम बताने की कोशिश करते हैं मॉडल एक्सिलरीज की परफेक्ट फॉर्म, या फिर इसी से हम बताने की कोशिश करते हैं पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, होना चाहिए था हुआ नहीं। ठीक है ना, समझ रहे? उदाहरण से समझने का काम करना है, देखो ध्यान से। मैंने कहा शी कुड हैव वॉन द मैच, वह मैच जीत सकती थी, वह इंसान मैच जीत सकता था लेकिन उसने जीता नहीं। मैंने क्या कहा? वह इंसान, ठीक है जी, हाँ कि नहीं? वह मैच जीत सकता था लेकिन उसने जीता नहीं। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स बना के दिखाओ फटाफट से। कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इफ राज हैड सीन मी शी वुड हैव टॉक्ड टू मी, अगर उसने मुझे देखा होता
तो इसका मतलब ना तो उसने देखा और ना ही मुझसे बात की। उसने वह मैच जीत सकती थी लेकिन उसने जीता नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं दे विल हैव प्रिपेयर्ड वेल, वो अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। मॉडल एक्सिलरी ये रही, इसकी परफेक्ट फॉर्म बनाने का काम कर दिया। ठीक है मेरे भाई? हाँ कि नहीं? बिल्कुल इजी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? ठीक है, बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे? ठीक है। अब ये तो बातें हमारी बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है ना। अब इन बेसिक बातों में से भी कुछ और भी बातें हम समझ सकते हैं, कुछ और बातें भी हम आराम से गहराई से समझने का काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, BFE का मतलब आप सभी को पता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है बेटा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इसी को आप BFV के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। देखो, आपको लग रहा होगा सर एक ही बात बार बार लिखी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल माइनर चीज़ों को गहराई से ले जाने की कोशिश है। मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, आगे ऑब्जेक्ट। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है भाई, करेक्ट है। अब ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ हम लगा देते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आगे लिखने का काम करते हैं मेन वर्ब। थोड़ा सा इस बात को समझना। इस पहली बात का एग्जाम्पल हमें समझ में आता है, आई कैन रन नाउ। अब मैं दौड़ सकता हूं, ये इसके साथ मॉडल एक्सिलरी की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं ईशा विल बी रीडिंग अ बुक, ईशा एक बुक पढ़ रही होगी। अब सेंटेंस क्या लिखा है? ये सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखी हुई मेन वर्ब है भाई, समझ रहे हैं? ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखी हुई मेन वर्ब है, हालांकि ये है हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा। ठीक है जी, है ये हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा। अब अगर मैं आपको कहूँ बेटा इसी लिखे हुए सेंटेंस को जरा नेगेटिव बनाओ, तो कैसे लिखेंगे? तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए विल के साथ तो हम नोट लगा देंगे, लेकिन ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी पता नहीं, कुछ पेपर्स में हम अक्सर ये देखते हैं सवाल, पेपर्स में कभी कभी ये सवाल विल बी नॉट रीडिंग ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसको समझिएगा मेरे भाई, ये जो लिखने का पैटर्न है ये अपने आप में पूरी तरह से गलत है मेरे भाई, ये अपने आप में पूरी तरीके से गलत है मेरे भाई। ठीक है, अब अगर इसी को इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में हम लिखने का काम करें तो कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? विल ईशा बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब पेपर अगर ये हमें लिख कर दे देता है विल बी ईशा रीडिंग, तो फिर ये समझ लीजिएगा ये भी अपने आप में स्ट्रक्चर गलत है। ये स्ट्रक्चरल डैमेज कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये कभी कभी ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो हमें देखने को मिल जाते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इनका थोड़ा थोड़ा करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं अगर इस बात का कंक्लूजन आपके सामने यहाँ पर लिख दूं तो ये आसान हो जाएगा। क्या? कि सर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नोट का यूज करते हैं, उसके बाद बी, बीन, बीइंग या फिर हैव का हम यूज करते हैं, और इन्हीं के बाद हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिखी हैं, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, हाँ कि नहीं? ठीक है मेरे भाई, अच्छे से याद रह जाएंगे ये बात। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो अब हैज हैव हेड के बारे में बात चल रही थी, कौन से पॉइंट पे थे हम? पांचवा। छठा यहीं लिख देता हूँ ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। सब्जेक्ट के बाद अगर हमें हैज, हैव, हेड के बाद टू के साथ इंफिनिटिव देखने को मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी काम है, ऐसा काम करना
जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होती है, बाहरी दबाव होता है, और बाहरी दबाव या तो किसी नियम का, या फिर अगर मैं कहूं तो डिसिप्लिन का। किस चीज का? नियम का या किसी डिसिप्लिन की वजह से ऐसा करना पड़ जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, हम लोगों को सिलेबस को पूरा करना होता है बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम्स से पहले। ये हम पर दबाव होता है, ये हम पर प्राकृतिक रूप से दबाव होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है यार, हम लोग फिर सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? मैं अगर एग्जाम्पल कहूँ, शी हैड टू अटेंड द सेमिनार, उसको सेमिनार अटेंड करना पड़ा लास्ट वीक। अब सर ये उसके ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो भी है उस इंसान के ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे भाई? तो किसी इंसान की अगर ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी, उसको ऐसा करना पड़ा। समझ रहे? किसी न किसी दबाव की वजह से उस इंसान को ऐसा करना पड़ा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई? तो ये भी बात अपनी मजेदार हो गई भाई। ठीक है भाई? चलो मेरे भाई, बस अब थोड़ी सी बातों को और हमें समझने की कोशिश करना है मेरे बच्चे। ठीक है? चंद बात तो और बचनी है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये भी हम लोगों ने समझ लिया मेरे भाई। ठीक है? तो अब इस परिवार में वर्ब बेसिक में अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक अगली कैटेगरी की वर्ब पर। ठीक है ना? जिसे हम लोग कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जो किसी से कोज करे, है ना? जो किसी काम के लिए, मैं इसका अर्थ बता देता हूं, किसी काम के लिए किसी अन्य डूअर को, डूअर का मतलब सब्जेक्ट, कर्ता को प्रेरित करे, प्रेरित करे। प्रेरित की जगह हम कॉज भी कर सकते हैं। ये बात समझ नहीं आएगी ऐसे। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने 3 वाक्य लिख रहा हूं। ठीक है? एक वाक्य मैंने लिखा, मैंने पानी पिया। ठीक है? फिर दूसरा वाक्य मैंने कहा, पानी पिलाओ। फिर तीसरा वाक्य मैंने आपको कहा, पानी पिलवाओ। अब इन तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखना। इन तीनों के तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद बड़े ध्यान से मुझे सोचकर बताओ कि इन तीनों के तीनों लिखे हुए वाक्यों में डूअर कौन है? तो आप कहेंगे देखो सर पहले लिखे हुए वाक्य में कुछ बच्चे ये सोचते होंगे सर आज तो कोई बात भी नहीं कर रहे हो आप, क्या गुस्सा हो क्या? नहीं नहीं बेटा, कभी कभी क्या होता है मेरे छोटे भाइयों, टॉपिक की इतनी सीरियस टोन होती है कि आप उसको एक फ्लो में समझ पाओगे। बातें, बकैती, कमेंट्स में एंगेजमेंट उसको डैमेज कर देती है। ये टॉपिक एक फ्लो में अगर आप पढ़ गए ना तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। नॉन स्टॉप पढ़ना इसको, जब आप रिवीजन करें खत्म होने के बाद तो आप मजे से सीख जाओगे, वरना उलझ जाओगे बेटा। मैंने पानी पिया, इस लिखे हुए काम का कौन है डूअर? आई है। मैं का मतलब आई है। ठीक है जी? पानी पिलाओ ये अपने आप में एक इंपैरेटिव सेंटेंस है मेरे भाई। अब इंपैरेटिव सेंटेंस होने का मतलब कौन है? इसका डूअर कौन है? जो सामने है उसके बारे में कहा है, जो सामने है वो इसका जवाब देगा। मैंने कहा पानी पिलाओ, तो पानी पिलाने का काम किसको कहा है? अरे जो मेरे सामने उसको मैंने आदेश दिया, भाई जा पानी लेकर आ, पानी पीना है मुझे। समझ रहे? फिर मैंने कहा पानी पिलवाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं पानी पीने का काम कर रहा हूं? आप कहेंगे नहीं सर, आई तो नहीं है, आई डूअर नहीं है। ठीक है ना? क्या जिसको ये वाक्य कहा है पानी पिलवाओ, क्या वो इंसान पानी पिलाने का काम करेगा? नहीं। अब क्या होगा? ये जो यू है ना, ये जाएगा किसी अन्य इंसान के पास, है ना? ये जाएगा किसी अन्य इंसान के पास, उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं।
उसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। वो इस थर्ड पर्सन को जाकर कहेगा अबे तुम मुस्कुरा रहे हो, सर ने पानी मांगा है, सर को पानी पिलाओ। तो ये भाई पानी भरकर एक गिलास में लाएगा और किसको पिलाएगा, जिसने बोला। अब समझ आया? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस सिचुएशन को और अच्छे से समझ लेते, क्या ही बिगड़ जाएगा हमारा। सिचुएशन को और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, ठीक है ना, और भाई साहब यहाँ पर ये क्लासरूम है मेरे भाइयों, यहाँ टेबल लगी हुई है, ठीक है जी, यहाँ टीचर बैठा हुआ है भाई साहब, और टीचर ने एक बच्चे को कहा है जा बेटा अपने माँ बाप को बुला के ला, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं? फाइन, ये गेट है क्लास का, ठीक है जी। इस बच्चे को कहा जा बेटा बाहर जा, ठीक है, और अपने मम्मी पापा को बोल, अपने मम्मी पापा को बोल जिसने तेरा होमवर्क किया उसको लेकर आए। तो यानी कि टीचर ने यहाँ इस स्टूडेंट को कहा, स्टूडेंट जाके अपने पेरेंट्स को बोलेगा जो बाहर खड़े हैं, पेरेंट्स लेकर आएंगे उनको जिन्होंने, जिस ट्यूशन वाले ने उसका काम किया है। तो क्या हो गया, यानी कि इस इंसान ने इस इंसान को कोज कर दिया और इसका एक्चुअल में डूअर बना दिया, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं? एक्चुअल में डूअर कौन है, ये है जो इसको पकड़ कर लाने का, ये खुद नहीं लेकर आ रहा, इसने किसी और को कोज किया है जो उसको पकड़ कर लाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है बेटा कोजेटिव वर्ब्स में, ठीक है जी, हाँ है ना। तो अगर इसको अंग्रेजी में हम समझने की कोशिश करें तो क्या हो गया, व्हेन द डूअर कॉजेज अनदर डूअर टू डू द वर्क, काम को करने के लिए किसी और डूअर को कॉज किया जाए। कॉज करने का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेरित किया जाए, ठीक है दोस्त, हाँ कि नहीं? अब देखो इस सिचुएशन को बड़े ही ध्यान से समझ लो, पहले यहां तक जो मैंने आपको बताया ये एक बार ध्यान से समझने का काम करें। ठीक है भाई, अब ऐसी जो कॉजेटिव वर्ब्स होती है ना मेरे भाई, कॉजेटिव वर्ब्स आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन सी काम आती हैं, एक तो है गेट, एक हो गई मेक, एक हो गई हैव, ठीक है ना जी, बेसिकली ये तीन हमारे काम आती हैं, ठीक है जी। होने के लिए इनके अलावा और भी हो सकती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ आपको हेल्प कह दिया मैंने, ठीक है ना, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, कॉज खुद में भी एक पॉजिटिव वर्ब है, तो ऐसी और भी हो सकती हैं भाई, ठीक है। हालांकि ये एक डिटेल में चर्चा किए जाने वाला एरिया है, इस पर लंबी चौड़ी बात हम कर सकते हैं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपके सामने कह सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा आई हैव अ कार, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि नहीं। फिर मैंने आपके सामने कहा आई हैव वॉश्ड माई कार, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। फिर मैंने कहा आई हैव रोहन वॉश माई कार, और मैं अगर इसी के पैसिव फॉर्मेट को लिखने का काम करूं, आई हैव माई कार वॉश्ड बाय रोहन। तो ये कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए इन सेंटेंसेस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे सामने हैव के बाद कोई और वर्ब नहीं है, पोजेशन बता रहा है भाई मेरे पास एक गाड़ी है, ये पोजेशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, खत्म। सवाल नंबर 2 में मेरे बच्चों ये सब्जेक्ट है, हैव अपने आप में एक वर्ब है, आगे लिखी है वॉश्ड, तो यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कायदे से ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया। कायदे से ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया मेरे भाई, ठीक है, हाँ कि नहीं। आगे सवाल लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये हैव हमारे सामने है हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, आप कहोगे नहीं है हेल्पिंग वर्ब। सर मेरे पास रोहन है जो क्या काम करेगा, वॉश करेगा मेरी कार को। इसका मतलब मुझे समझ आया, यहां पर ये जो हैव लिखा है ना, ये अपने आप में कॉजेटिव वर्ब है। कॉज किसको किया जा रहा है, रोहन को। रोहन क्या हो गया, डूअर हो गया, किस चीज का, वॉश करने का, है ना भाई। अब ये अपने आप में जो वॉश है ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। इसके नाम कर अभी मत जाना, ठीक है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम डिटेल में समझेंगे। वॉश किसको करेगा, मेरी कार को, ठीक है जी। यानी कि यहां पर इस वर्ब ने कॉज किया है इस रोहन को ताकि वो वॉश करे मेरी कार को। अब इसी का पैसिव अगर हमें बनाना है तो ये सब्जेक्ट है, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का काम किस पर किया गया है, जिस पर काम किया गया है उसी को हम नॉन डूअर कहते हैं, ठीक है जी, नॉन डूअर। और ये थर्ड फॉर्म हमारे सामने हो गई है किसकी, मेन वर्ब की, और बाई की वजह से ये हमने क्या बना दिया, पैसिव। ये वर्ब एडवांस में बड़ा अच्छा डिटेल में चर्चा किया जाता है इसके बारे में मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये वर्ब एडवांस में आपके साथ मिलकर बहुत अच्छे से डिटेल में इस पर चर्चा की जाती है। तो ये जो टॉपिक है भाई, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिस करने का समय आ गया है मेरे भाई। तो आज आप लोगों ने देखो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोगों को शुरू से ही पता है। मैंने तो आज इसलिए लिखवा दिया एटलीस्ट, क्योंकि भाई देखो, मैं आपके बैच में कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं, और ये चीज़ सोच के तो कभी नहीं छोड़ूंगा कि अरे यार ये तो हल्की फुल्की बात आपको पता ही होगी। नहीं भाई, अपन तो पूरी जान डालेंगे हर एक चीज़ में, ठीक है ना, क्योंकि गोपाल वर्मा सर एक ही बात जानते हैं, अब की बार आखिरी बार अच्छे से रहो तैयार भाई, ठीक है ना। एग्जामिनेशन कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेता है, उनके लिए पहले से आप अपने मन को तैयार रखोगे बेटा तो गलती नहीं करोगे, वरना चीज़ें रह जाएंगी बेटा अधूरी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा जोन है जो आप लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस की बारी चलेगी बेटा, प्रैक्टिस वाला जोन हमारा सामने आ जाएगा, तो मुलाकात करेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो अब अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम बाई की फिजूल बातों में नहीं पढ़ना है। अब आराम करो बेटा, रिवीजन करो पूरे टॉपिक की, ठीक है ना। पीडीएफ आपके नोट्स वाले सेक्शन में ही है, पहले आप बना के देख लो, हम अगली क्लास में पीडीएफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बातों में टाइम खराब नहीं करना बेटा, रिवीजन करनी है, ठीक है। तो चलो अब अपना ध्यान रखना, बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेटा।